हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इमोशनल भी, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड जुन के साथ, जिसके माइंड में उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी चल रही होती है और इसे लगता है कि ये सपना है। वो जब नींद से जागता है तो यहाँ वो क्लास में होता है। उसके जो सारे क्लासमेट है वो उसे ही देखते हुए हंस रहे होते हैं कि वो क्लास में कैसे बैठे बैठे सो रहा था और इतनी देर से वो लोग उसे आवाज़ दे रहे थे तो भी वो सो नहीं रहा था। तभी चैन हमें अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट है और ये जो सामने लड़की खड़ी है इसका नाम जुयाओ है, जो कि उसकी क्रश है जिसे वो 2 साल से सीक्रेटली पसंद करता है। तभी जुया यहाँ पर जून से पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम परफॉर्मेंस में क्या करने वाले हो। तो फिर वो तो एक भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं इसे नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। तो फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है और तभी यहाँ पर जुन का एक क्लासमेट उसका लव लेटर उठा लेता है जो कि उसने जुयाओ के लिए लिखा था। वो पूरी क्लास वालों को बता देता है और कहता है कि क्या मैं तुम सभी को पढ़ के सुनाऊँ। तो सभी तो खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ ज़रूर हम लोग सुनेंगे। तो जुनू से मना करने लगता है कि मेरा लेटर मुझे वापस दो और वो नीचे गिर भी जाता है। तो फिर वो क्लासमेट कहता है कि तुम्हें ये जितना ही चाहिए ना तो उतना ही मैं तुम्हें नहीं दूंगा और वो उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। तो जून जल्दी से बाहर भाग के जाता है अपने उस लेटर को उठाने के लिए और उसका लेटर जहाँ पे गिरता है ना वहाँ पर हमारी फीमेल लीड शाओजिंग आकर खड़ी हो जाती है। तो जून फिर लेटर उठाते जाते हुए उसे देख लेता है और फिर शाओजिंग हमें अपने बारे में बता रही होती है कि वो एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो कि बहुत ऑर्डिनरी सी है और वो हमें बता रही होती है कि वो रीबॉर्न हुई है और पास्ट में जून उसकी लाइफ में आया था और उसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था। वो हमें बताती है कि कैसे उसे एक जेनेटिक्स बीमारी थी जिसमें वो मरने वाली थी। अर्जुन ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश किया था पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया और वो मर गई। तो कह रही होती है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती है लेकिन लकीली मैं वापस रीबॉर्न हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर शाओजिंग तो तुरंत ही जून को हेलो बोलने लगती है। तो जून उससे पूछ रहा होता है कि स्टूडेंट क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ये सुनते ही शाओजिंग की आँख से आंसू आ जाते हैं कि जून ने उसे पहचाना ही नहीं। फिर वो जल्दी से अपना लेटर उठाकर पॉकेट में डाल रहा होता है और फिर वो पीछे टीचर को खड़े देखकर जल्दी से फिर अपनी क्लास में वापस जा रहा होता है। तभी जल्दी से शाओजिंग उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं अभी जो तुम्हें बोलने वाली वो तुम्हें रूड लग सकता है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। तो ये सुनकर तो जून भी शॉक हो जाता है और पीछे टीचर जो सुन रहे होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। फिर जून कहने लगता है कि क्लासमेट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तब यहाँ पर टीचर गुस्से में आते और वो जून का कान पकड़ के नोच रहे होते। तो वो कहता है कि टीचर बात तो सुनो, मैं सच में इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। पर टीचर यहाँ गुस्सा करते हुए उसे क्लास में लेके जा रहे होते हैं और ये देखकर शाओजिंग को भी हंसी आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि जब वो 18 का था तो कितना ज़्यादा क्यूट था। फिर यहाँ जून को क्लास में लाने के बाद टीचर डांटते हुए समझा रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ स्टडी पे ध्यान लगाना चाहिए और वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी कह देते हैं कि पढ़ाई के अलावा फालतू काम करते हुए कोई भी नहीं दिखना चाहिए। फिर जुयाओ की फ्रेंड लेनो से कहने लगती है कि लगता है टीचर इनडायरेक्टली तुम्हें और जून को ही बोल कर गए। तो जुया गुस्सा हो रही होती है और कहने लगती है कि सच में तुम कितने अनोइंग हो। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि जून अपने फ्रेंड के साथ बोर्ड गेम खेलने जाता है और उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि सच में आज तो तूने अपने आप को कितना एम्बेरस करवा लिया। तो जून कह रहा होता है कि उसने अपने क्लासमेट को जानबूझ के वो सब हरकतें करने दिया। वो जानबूझ के उससे पंगे नहीं ले रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम स्कूल में आकर उसे डांटे, नहीं तो अगर मॉम की बात ना होती तो वो उसे छोड़ता नहीं। हान कहता है कि वैसे तो क्लास के बाहर उस शाओजिंग से बात कर रहा था ना, जो कि हमारी नेबर वाली टॉप क्लास की लड़की है, वो आखिर तुझे क्या बोल रही थी। तो फिर जून याद कर रहा होता है कि कैसे उसने उसे बताई थी कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ है। हान कह रहा होता है कि देख उस टाइप की लड़की से तू ज़्यादा पंगे नहीं ले सकता है, मैंने सुना हूँ कि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, समझ ले वो बहुत ही अमीर है और ऐसे टाइप की लड़की है जो किसी के हाथ नहीं आती है। और हमारी क्लास की जो जुयाओ है ना वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो लगता है उसे पता लग गया होगा कि तूने जुयाओ के लिए लव लेटर लिखा, इसलिए वो तुझे वॉर्न करने आई होगी। तो जून कहता है कि नहीं, इसमें तू गलत है, मुझे पता है पक्का उसे जुयाओ ने भेजी होगी मेरा टेस्ट करने के लिए। वो देखना चाहती होगी कि मैं उसके लिए सच में लॉयल हूँ कि नहीं। फिर तो अब मुझे कल सुबह भी जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओजिंग के घर पे यहाँ जुयाओ स्टडी के लिए गई होती है। तभी इतने जुयाओ से कहने लगती है कि मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी थी। तुम मेरी क्लास के लड़के जून के बारे में क्या सोचती हो? तुमने उसे काफ़ी बार तो देखी होंगी ना। देखो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ लेकिन तुम मुझ पर हंसना मत। असल में वो लड़का मुझे चेस कर रहा है, वो भी 2 सालों से। ये सुनकर शाओजिंग स्माइल कर रही होती है तो जुयाओ कहती है कि मैंने बोली ना मुझ पर हंसो मत। एक तो आज का दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तो शाओजिंग पूछती है कि क्या हुआ। जुयाओ कहती है कि अब ऐसे टाइप का लड़का किसी को चेस करेगा तो एम्बैरेसिंग तो हो गई। ये सुनकर
शाओजिन को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ही उसे समझाने लगती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिया कहती है कि अरे गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, आज तक मैंने क्लास में किसी के सामने ऐसा नहीं बोली। फिर शाओजिन को खांसी आने लगती है तो जिया उसे संभालती है और फिर शाओजिन देख लेती है कि खांसने के बाद उसके मुंह से खून आ रहा है, तो वो जल्दी से अपने रुमाल को छुपा लेती है और बिल्कुल भी जिया को पता नहीं लगने देती। और दूसरी तरफ जून अपने फ्रेंड हान के साथ साइकिल चलाते हुए घर जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड जो भी उससे बातें कर रहा होता है, जून उससे सुन नहीं रहा होता है, तो वो कहने लगता है कि तुझे हो क्या गया, आजकल तो बहुत एब्सेंट माइंडेड दिखता है। तो जून उससे इस बारे में डिस्कस करता है कि क्या कभी तूने ऐसे स्ट्रेंज फील किया है कि क्या चीज़ें हो रही है तुझे समझ नहीं आ रहा हो और तुझे ऐसा फील हो रहा हो जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे तू भूल रहा है, पर कितना भी याद कर लो वो तो कोई याद नहीं आ रही हो। तो हान कहता है कि हाँ, ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ फील की हूँ, जब मैं चाबी इधर उधर रख देता हूँ मैं भूल जाता हूँ और मैं कितना भी याद करता हूँ मुझे याद ही नहीं आता। जून उसे चिल्लाता है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अब तू ज़्यादा मत सोच और उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद जब जून घर पे आ जाता है तो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी मॉम उसे वेजिटेबल्स खाने बोल रही होती है, तो भी वो मान नहीं रहा होता है। और फिर इतने में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है और कुछ बिजनेस रिलेटेड के बारे में न्यूज़ एंकर बता रही होती है, जिसे सुनने के बाद फिर जून अपनी मॉम से कहने लगता है कि मे द ऑटम फेस्टिवल आ रहा है, तो मॉम आप मुझे कुछ पैसे दे दो ना बिजनेस करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम एक छोटे बच्चे हो, क्या ही बिजनेस करोगे। तो वो कहता है कि मॉम मुझे इतना भी कम मत समझो, देखो अभी फेस्टिवल का टाइम है और मैं स्ट्रीट स्टॉल लगाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम क्या ही बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। तो कहता है कि मॉम ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बस मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूँ पैसे कमाने के लिए। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या ज़्यादा पैसा चाहिए। तो कहता है कि इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ो जाने दो, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। फिर वो अपने रूम में आने के बाद इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या चीज़ बेच सकता है और उसे किसका स्टॉल लगाना चाहिए। और फिर उसका सर इतना ज़ोर से दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, मॉम हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर ये लोग जाकर दिमाग के डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। अर्जुन कह रहा होता है कि मॉम ये डॉक्टर रिलायबल तो है ना। तो वो कहती है कि तुम चुप बैठो। फिर वो पूछती है कि क्या मेरा बेटा ठीक तो है, कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंज बात ज़रूर है, आपके बेटे को पीटीएसडी हो गया है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका मतलब है कि पास्ट में इसके साथ कुछ तो पेनफुल हुआ है जो कि ट्रॉमा की तरह उसके माइंड में रह गया है और वो अभी उसे भूल चुका है। अगर इसे उसके बारे में याद आएगा तो इसे स्ट्रेस होगा और आपके बेटे को टेम्पररी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। वैसे तो आपके बेटे की एज इतनी कम है कि ऐसी एज में तो इसे ट्रॉमा होना नहीं चाहिए था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसकी मॉम है, तो क्या आपने इसे बचपन में क्या बहुत डांटी हो और मारी हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों पर जुल्म करना इलीगल है। तो मॉम कहती है कि अरे डॉक्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मैं अपने बेटे को कभी नहीं मारती। तो जून कहता है कि मॉम क्या पता आप मुझे अच्छे से पॉकेट मनी नहीं देती है, इस वजह से ऐसा हो गया। तो उसकी मॉम उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जून जब अपना स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि वो टाइम पर मेडिसिन ले ले। तो कहता है कि ठीक है मॉम मैं भूलूंगा नहीं, और फिर वो जल्दी भागते हुए अपना स्कूल पहुंचता है। और वो तो सुयाओ का ही इंतजार कर रहा होता है। जब सुयाओ क्लास में आती है तो अपने डेस्क पर यहाँ ब्रेकफास्ट देखकर पीछे मुड़ती है और उसे पता लगता है कि ये जून ने उसके लिए रखा है। तो कहने लगती है कि सच में कितना अनोइंग है। जून तो यहाँ खुश हो रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे एक नॉवेल के बारे में बताने लगता है, तो दोनों मिलकर नॉवेल को छुपा रहे होते हैं। इतने में क्लास में टीचर यहाँ अपने साथ शाओ को लेकर आते हैं और बताने लगते हैं कि ये हमारी नेबर वाली टॉप क्लास की लड़की शाओ है, जो कि हमारी क्लास में आज से ट्रांसफ़र हो रही है। तो सभी लोग उसका ताली बजा के वेलकम करते हैं और फिर यहाँ पर जून भी शाओ को देखते रह जाता है। टीचर शाओ से कहते हैं कि वो जो सीट खाली है वहाँ पर तुम जाके बैठ जाओ। तो शाओ फिर जून को देखते हुए उसके फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि क्लासमेट क्या तुम मेरे साथ सीट एक्सचेंज करोगे, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो जून तो उसे हाथ करके इशारा कर रहा होता है कि वो ना माने, पर यहाँ पर हाथ तुरंत ही मान जाता है और तुरंत ही दूसरी सीट पर बैठने चला जाता है। और फिर यहाँ पर शाओ बैठ जाती है और फिर जून तो उससे अपना मुँह छुपा रहा होता है और शाओ उसे ही देख रही होती है। फिर क्लास में दूसरी टीचर आकर पढ़ा रही होती है और जून शाओ को देखकर यही सोच रहा होता है कि उसने सुना है कि शाओ बहुत ज़्यादा कोल्ड और गुस्से वाली लड़की है, और अब उसे देखकर भी उसे यही लग रहा होता है कि ये बात सच है, क्योंकि बस मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड जुयाओ को चेस कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मेरी क्लास में ट्रांसफ़र होकर आ गई मुझे परेशान करने के लिए। वो तो उसे डरने लग जाता है कि ये लड़की तो इतनी डरावनी है, फिर तो मुझे इससे दूर रहना होगा। फिर जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो जून तुरंत ही उठकर जा रहा होता है, पर तभी शाओ से आवाज़ देती है रुकने के लिए। तो फिर वो डर रहा होता है कि लगता है ये मुझे मारने वाली है, पर वो तो बस उसके पास आकर उसका नाम ले रही होती है और उसे स्माइल करके देख रही होती है। इतने में यहाँ पर जुया आ जाती है और वो कहने लगती है कि शाओजिन तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी स्टडी में हेल्प करने के लिए मेरी क्लास में ट्रांसफ़र होकर आ गई, ये कितनी अच्छी बात है, सच में तुम बहुत अच्छी हो। वो कहती है कि फ्राइडे को मेरा बर्थडे, तो क्यों ना मेरा बर्थडे तुम्हारे घर पे करे। तो शाओजिन मान जाती है। तो फिर यहाँ पर जुया जून से भी कहती है कि तुम भी मेरे बर्थडे में आना चाहो तो आ सकते हो।
तो वो तो खुश हो जाता है और फिर ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो शाओ जिंग जून से पूछती है कि लगता है तुम्हें जुयाओ बहुत पसंद है। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें वो पसंद नहीं आएगी। तो ये शौक हो जाता है कि क्या ये मुझे धमकी दे रही है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई काम ना हो तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आखिर मिड ऑटम फेस्टिवल है तो मुझे स्ट्रीट स्टॉल लगाना है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम स्ट्रीट स्टॉल लगा के क्या करोगी। तो जून बताता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। अरे मेरे पास पैसों की अभी थोड़ी कमी हो गई है, ऊपर से मेरा फ्रेंड भी कहता रहता है कि हम लोग इंटरनेट कैफ़े में घूमने चले, और ऊपर से अब जुयाओ का बर्थडे भी आ रहा है तो उसे मुझे कुछ गिफ्ट तो खरीद के देना ही है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। ये सुनते के साथ ही शाओजिंग उसे मना करने लगती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करने वाली। इस लाइफ में तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पर जुन फिर भी अपनी मर्जी चला के रहता है और वो स्ट्रीट स्टॉल लगाकर अपना बैठता है। और यहाँ पर उसके साथ शाओजिंग भी आई होती है और वो पूछती है कि आखिर मिड ऑटम फेस्टिवल में ये तुम क्या बेच रहे हो, क्या कोई खरीदेगा इसे। तो फिर वो उसका रीज़न बता रहा होता है कि उसने ये बेचने का क्यों डिसाइड किया और उसे क्यों लग रहा है कि लोग आएंगे और खरीदेंगे। तो उसकी बातें सुनकर वो सोचती है कि सच में इसका ब्रेन तो अब भी सही बिजनेसमैन वाला है। फिर वो यहाँ लोगों को आवाज़ देकर बुला नहीं पा रहा होता है। तो शाओजिंग पूछती है कि अगर तुम कस्टमर को आवाज़ दोगे नहीं तो फिर कैसे बेचोगे। तो ये कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो उसे फिर वो देखकर स्माइल करती है और फिर इमोशनल हो जाती है। तो ये देखकर जून पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। मुझे पता है, मैं जुयाओ के पीछे 2 साल से पड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हो ना। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखकर ये सोच रही थी कि तुम जैसा शेमलेस पर्सन अपने यंग एज में इतना शाय टाइप का था कि वो अपने सामान बेचने के लिए कस्टमर को भी नहीं बुला सकता था। लेकिन आखिर तुमने कितना टफ टाइम देखे होंगे जो तुम इस प्रोसेस में ऐसे बन गए। तो वो कहता है कि आखिर मैं कब शेमलेस हूँ। तो शाओजिंग उससे कहने लगती है कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा शेमलेस बनने वाले हो। तो कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझसे फ्यूचर से मिलके आई हो। फिर 2 लोग यहाँ पर जून की चीज़ के बारे में प्राइस पूछ रहे होते हैं। जैसे ही वो उन्हें प्राइस बताता है तो वो लोग तुरंत ही भाग जाते हैं और उसका डिस्काउंट भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि पूरी रात हो गई है और मुझसे एक चीज़ भी बेची नहीं गई। वो कहता है कि वैसे बहुत लेट हो गई है तो तुम अब घर क्यों नहीं जाती। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूँगी। तो कहता है कि आखिर तुम यहाँ मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। तो फिर कहती है कि कहीं तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। तो जुन कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि तुम मुझ पर नज़र रख सको, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड जुयाओ के पीछे पड़ा हूँ, तो मुझे उसकी जगह सबक सिखाने आई हो। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लगी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर जुन शौक हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। शाओजिंग उसे फिर से बताती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो सोचता है कि ये एक टॉप स्टूडेंट है, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती है, तो आखिर ये मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगी। कोई फूल ही होगा जो इस बात पे बिलीव करेगा। पक्का इसे जुयाओ ने यहाँ मेरे पास भेजी होगी मेरा टेस्ट लेने के लिए, तो फिर तो मैं इस टेस्ट में बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता हूँ। फिर वो शाओजिंग से कहने लगता है कि देखो हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। शाओजिंग तो खुशी खुशी मान जाती है और कहती है कि फिर क्या, जब तुम फ्री रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चल सकती हूँ। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मेरे फ्रेंड्स तुम्हें मेरे साथ घूमते हुए देखेंगे तो उन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं लड़की के साथ घूमता फिर रहा हूँ। और फिर वो शाओजिंग से पूछ रहा होता है कि वैसे तुम आखिर मुझे स्टॉल लगाने से क्यों मना कर रही थी। तो कहती है कि क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। तो कहता है कि तुम रिच लोग भी ना, तुम्हारी लाइफ तो बस लग्जरी कार में घूमने वाली होती है, तुम लोग लग्जरी विला में रह रहे होते हैं और बातें भी तुम लग्जरी करती हो। तो फिर वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, एक आराम सी केयर फ्री लाइफ। और अगर तुम्हें कभी पैसे चाहिए होंगे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जूनियर स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और फिर वो फ्री होके फिर अपना मेडिसिन ले रहा होता है और तभी उसका फ्रेंड हान उसे देख लेता है और पूछता है कि तू किस बात की मेडिसिन ले रहा है। तो जून उसे बताता है कि ये मेरी मेमोरी लॉस की मेडिसिन है, लेकिन तू इस बारे में किसी और को मत बताना। तो उसके फ्रेंड को बिलीव नहीं होता कि वो ये मजाक कर रहा है। तभी इतने में यहाँ पर जुया के साथ उसकी फ्रेंड लीना आई होती है और वो यहाँ पर जून को याद दिलाने लगती है कि भूला मत, आज तो जुया का बर्थडे, तो हम शाओजिंग के घर पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने चलेंगे। फिर हम शाओजिंग को देखते हैं जो कि यहाँ क्लास में अपना स्टडी करते हुए अपनी मॉम को याद कर रही होती है। असल में आज उसका भी बर्थडे और उसकी मॉम उस दिन ही उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उन्हें भी वही बीमारी थी जो कि शाओजिंग को है और वो उसके लिए बहुत अपसेट थी कि अब से उसके बर्थडे में वो उसके लिए प्रेजेंट नहीं होंगी। इस बारे में याद करके शाओजिंग अपसेट होती है और वो फिर अपनी मॉम से कह रही होती है कि वो नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम जून तो उसके पास रहेगा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को।
फिर वो हमें बता रही होती है कि पिछली लाइफ में तो वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, जो कि तभी बोलती थी जब उससे कोई बात करता था। अब वो सोच रही होती है कि इस लाइफ में वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। फिर शाओजिंग यहीं पर ही आ रही होती है, जहाँ पर जुन जुयाओ से बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे में आ सकता हूँ ना। तो जुयाओ से कहती है कि मैंने उस दिन बोली थी ना कि तुम आ सकते हो। फिर इतने में यहाँ पर शाओजिंग आकर जुन से बात करने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर जुन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि जुयाओ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो जुन बता रहा होता है कि तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूँ। शाओजिंग ये सब सुन रही होती है और फिर वो अपसेट हो जाती है और उसे बिना कुछ कहे यहाँ से वापस जाने लगती है। फिर शाओजिंग अपने घर पे अपने डैड के साथ लंच कर रही होती है और उनसे कहने लगती है कि डैड इस फ्राइडे को आप मेरे साथ डिनर करेंगे। तो वो मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारी आंटी शू के साथ मेरा ऑलरेडी प्लान है और मैं बिजी रहूँगा। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चले जाते हैं। फिर रात में शाओजिंग अकेली बैठी होती है और वो यही सोच रही होती है कि जून के टाइमलाइन के हिसाब से इस टाइम पर तो मैं उससे पिछली लाइफ में मिली ही नहीं थी और वो सच में अपने यंग टाइम पे कितना ज़्यादा ग्रेट था। वो तो हर चीज़ में बेस्ट है। फिर वो अपने आप से पूछ रही होती है कि मैं इतनी सैड क्यों हो रही हूँ। वो सोचती है कि यानी रीबर्थ होने के बाद ऐसा फील होता है, क्या मैं कभी जुन को खुद को पसंद करवा पाऊँगी और या मैं पसंद के लायक भी हूँ कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जुन अपने फ्रेंड हान के साथ शाओजिंग के घर के बाहर पहुँचता है और दोनों यहाँ शाओजिंग का घर देखते रह जाते हैं कि इसका घर कितना बड़ा है। वो लोग बात करते हैं कि वैसे जुयाओ का बर्थडे यहाँ शाओजिंग के घर पे क्यों है। तो जुन कहता है कि उसे क्या करना है, दोनों तो वैसे भी अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। फिर दोनों अंदर जाते हैं। फिर लोग देखते हैं कि जुयाओ के बर्थडे के लिए सारे क्लासमेट यहाँ उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं और ये देखते हुए जुन को जैसे फील हो रहा होता है कि ऐसा उसने पहले भी देख चुका है। फिर हान और जुन दोनों यहाँ पर जुयाओ को अपना अपना बर्थडे गिफ्ट देने जाते हैं और जुयाओ और जुन को ऐसे साथ देखकर शाओजिंग बस अपसेट होती है और अकेले में बैठी होती है। फिर जुया यहाँ पर सभी का गिफ्ट बारी बारी खोलकर देख रही होती है और कुछ लड़के यहाँ पर शाओ के बारे में बातें करने लगती है कि सच में वो कितनी कोल्ड टाइप की है, किससे भी बातें नहीं कर रही है और अपना अकेले में लगी हुई है। हमें लगता है वो बहुत कम समझती होगी, पर शाओ तो असल में थोड़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो किसी से बात कर ही नहीं पा रही होती है। पर वो हिम्मत करके जुन से बात करने के लिए यहाँ बीच में आती है और वो जिया से कहती है कि मैं भी देखूँ तुम्हें क्या गिफ्ट मिल रहा है। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ, और फिर वो जुन का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोल कर देख रही होती है। तो उसके अंदर एक लिमिटेड एडिशन वाले ईयरफोन होते हैं, जिसे देखकर शाओजिंग तो शॉक हो जाती है कि पिछली लाइफ में तो ये ईयरफोन तो उसने उसे गिफ्ट किया था, तो इस बार वो इसे कैसे गिफ्ट कर रहा है। फिर जुयाओ तो जुन से कहती है कि मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। तब यहाँ पर शाओजिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने ये एक और लेकर आए हो, तुमने ऐसा डबल गिफ्ट लिए होंगे ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिर आज थोड़ी ना किसी और का बर्थडे है, तो मैं दूसरा क्यों लूँगा। तो शाओजिंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और फिर वो अपना अकेले बैठकर पियानो प्ले कर रही होती है और रो रही होती है और यहाँ पर ये सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो अपने रूम में जाती है अपनी मेडिसिन पीने के लिए और यहाँ पर उसकी पियानो देखकर सारे क्लासमेट बातें कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा वाला पियानो है। फिर यहाँ पर जुन भी जब इस पियानो को प्ले करने बैठता है तो उसे बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग आ रही होती है। और दूसरी तरफ हम शाओजिंग को देखते हैं, जो कि जुन की पियानो की आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि वो ही प्ले कर रहा है। फिर वो उसे देखने भी आती है। तभी इतने में उसे बाहर से अपने डैड की आवाज़ आती है, तो वो फिर घर के बाहर आ जाती है और छुप कर देख रही होती है कि उसके डैड और आंटी शू का झगड़ा हो रहा है। आंटी शू ने चिल्ला रही होती है कि वो उनके साथ डेट एंजॉय करना चाहती है, पर वो उनके लिए टाइम सही से निकालते ही नहीं है। तो यहाँ पर शाओजिंग के डैड ये कह रहे होते हैं कि अभी उन्हें अर्जेंटली एक जेनेटिक्स डिजीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलने जाना है, तो वो कभी और बात करेंगे, और वो तुरंत ही चले जाते हैं। तो आंटी शू चिल्ला रही होती है कि अपनी उस बीमार बेटी के लिए तुम पता नहीं कितने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल चुके हो और तुम उसके लिए तो टाइम निकालते हो पर मेरे लिए नहीं। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि शाओजिंग ये सब सुनी रही होती है। तभी इतने में उसके घर से सारे क्लासमेट पार्टी के बाद निकल रहे होते हैं। जिया का भी यहाँ केक से कपड़ा गंदा हो जाता है, तो वो भी सभी के साथ अपने घर जाने के लिए निकलती है। और ये देखकर शाओजिंग सोचती है कि पिछली लाइफ में तो बर्थडे वाले दिन जुया उसके घर पे रुक गई थी और इस बार उसका केक से कपड़ा गंदा हो गया तो वो घर चली गई। तो वो समझ जाती है कि यानी ये बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं और जून दोनों इस लाइफ में रीबॉर्न हुए, तो हमारे प्रेजेंस की वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए। फिर वो जून को देखकर पूछती है कि क्या तुम घर नहीं जाओगे, तो कहता है कि हाँ जाऊँगा ना। फिर वो जा ही रहा होता है, तो वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि आज मेरा भी बर्थडे। तो कहता है कि क्या सच्ची, यानी कि तुम्हारा और जुया का बर्थडे सेम दिन है, तो क्या जुया को इस बारे में पता है। तो कहती है कि नहीं। फिर वो ऊपर स्टार्स की तरफ देख रही होती है और जून सोच रहा होता है कि जैसा मैंने इसके बारे में रूमर सुना था कि ये बहुत एरोगेंट है, वैसी ही तो लगती नहीं। फिर वो कहता है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ।
और फिर वो यहाँ से भाग जाता है। फिर शाओजिंग यहाँ अपनी मेड आंटी की हेल्प कर रही होती है चीज़ें रखने में। तो वो आंटी कह रही होती है कि तुम ये सब मत करो, और फिर वो उसे पूछ रही होती है कि आज उसका भी तो बर्थडे, तो उसने अपनी फ्रेंड का बर्थडे बनाई लेकिन अपना क्यों नहीं। तो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर आंटी उसके लिए उसे बर्थडे के नूडल्स बना के ला के देती है, तो शाओजिंग खुश होती है। यहाँ पर मेरी आंटी उसे समझा रही होती है कि उसके डैड शायद घर लेट आएंगे, तो वो रात में ज़्यादा ना जागे और जल्दी सो जाए। तो शाओजिंग पूछ रही होती है कि मेरे डैड किस काम में इतना बिजी रहते हैं। तो मेरी आंटी कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैडम जिंदा थी तो भी वो ऐसे बिजी रहते थे। फिर इसके बाद शाओजिंग अपना रूम में आ जाती है सोने के लिए, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो जून के बारे में ही सोच रही होती है कि वो उसे छोड़कर जुया को पसंद करने में लगा है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कम से कम अब इस लाइफ में मैं उसकी यूथ को देख तो पा रही हूँ। फिर वो बस रो रही होती है, तभी इतने में उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचती है कि क्या डैड आए होंगे। वो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलती है, तो यहाँ पर जून आया होता है। उसे देखकर वो शॉक होती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर। तो वो उसे तुरंत ही हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है और इसे गिफ्ट में वो बर्थडे केक देता है। तो शाओजिंग तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है। फिर वो उसके लिए कैंडल भी जलाता है और कहता है कि चलो विश मांगो। तो शाओजिंग फिर कैंडल ब्लो करके विश मांगती है और उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बस मजाक कर रहे हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम सच में वापस आओगे। तो कहता है कि अरे तुम उसकी बात ही मत करो, मैं केक ढूंढने के लिए कितना दूर गया हूँ तुम्हें पता है, और फिर भाग भाग कर लेकर आया हूँ। तो शाओजिंग कहती है कि फिर तो तुम थक गए होंगे, तो घर पे आके थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बहुत देर हो गई है, मेरी मॉम मुझे जल्दी घर पे बुला रही है। तो वो कहती है कि ठीक है 1 मिनट रुको, और फिर वो उसके लिए टॉवेल लेकर आती है और तुरंत ही उसका फेस पोछने लगती है। तो जून फिर उसे ऐसे दिखता है तो वो शाय फील करता है और कहता है कि लाओ मैं खुद पोछ लूँगा, अगर जुया हमें ऐसे देखेगी तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। तो ये सुनकर शाओजिंग फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास करती है और कहती है कि क्या मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। तो जून को फिर से पास्ट मेमोरी की कुछ पिक्चर्स माइंड में चलने लगती है और उसे चक्कर आ रहा होता है। तो वो तुरंत ही कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और फिर वो यहाँ से भाग जाता है और शाओजिंग भी फिर बहुत छाया हो जाती है और जल्दी से अपना अंदर जाती है और फिर रूम में आने के बाद सोच रही होती है कि वो कितना एम्बैरेसिंग था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून अपना घर पे जाने के बाद अपनी वही मेमोरी लॉस वाली मेडिसिन लेता है और फिर उतने में उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कह रहा होता है कि कल मैं तुम्हें गेम में ज़रूर हराऊंगा। दूसरी तरफ शाओजिंग यहाँ जून का दिया वो बर्थडे गिफ्ट देख रही होती है कि उसने उसे पेन गिफ्ट किए। वो खुश हो रही होती है और तभी इतने में उसे जून का कॉल आ जाता है। तो वो खुश होकर उसका कॉल उठाती है और कॉल पर फिर जून उसे कह रहा होता है कि कल मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने जाऊंगा, तो क्या तुम मेरा गेम देखने आओगी। तो शाओजिंग तो तुरंत ही उससे खुश होकर हाँ बोल देती है। और फिर नेक्स्ट डे शाओजिंग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर जून ने उसे बुलाया था और वो कहती है कि मुझे भी गेम खेलने दो। तो वो कहता है कि जुया कहाँ पर है, क्या वो नहीं आई। तो फिर शाओजिंग शॉक होती है और कहती है कि यानी तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाए थे क्योंकि तुम्हें जुया को बुलाना था, फिर तुम्हें उसे खुद बुलाना चाहिए था ना। तो ये कहता है कि मैंने उसे मैसेज किया था पर शायद वो बिजी होगी तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं करी। शाओजिंग गुस्सा हो जाती है और फिर कहते हैं कि जाने दो, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी तुम इतने यंग जो हो। तो वो कहता है कि तुम कैसी बातें करती हो, मैं यंग नहीं होऊंगा तो क्या होगा। फिर वो गेम खेलने जा रहा होता है और तभी यहाँ पर उसकी वजह से लड़के को स्टिक लग जाती है, तो वो उसे चिल्लाने लगता है। तो जून तुरंत ही उसे सॉरी बोलता है और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करता है कि हम ऐसी किसी भी गुंडे से पंगा नहीं ले सकते। तभी शाओजिंग यहाँ पर जून से पूछ रही होती है कि तुम मुझे गेम खेलने दोगे कि नहीं। तो वो लड़का यहाँ पर उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाता है और कहता है कि इसे क्या ही गेम खेलना आएगा, मेरे साथ खेलो, मैं सिखाता हूँ। तो वो चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, और फिर यहाँ पर जून जल्दी से इस बंदे को समझाने लगता है कि अरे तुम उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं लो, वो तो बस पढ़ाई करती रहती है, बिल्कुल भी फन नहीं है। और उसे सिगरेट देखकर वो उसे बात घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लड़का यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास सिगरेट की कमी है। वो तुरंत यहाँ पर शाओजिंग के पास आकर उसे परेशान करने लगता है, तो वो उसे दूर कर रही होती है। और तभी ये सब देखते हुए जून तुरंत यहाँ पर शाओजिंग के लिए उस गुंडे से फाइट करने लगता है और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर फिर बाकी लोगों से निपट रहे होते हैं। और ऐसे इन लोग की इतनी फाइट हो जाती है तो यहाँ पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं और इन सभी को डांटते हैं और कहते हैं कि अब उन सभी को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तब यहाँ पर जून की मॉम भी आई होती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो फाइट क्यों कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओजिंग यहाँ क्लास में होती है और बाकी क्लासमेट भी देख रहे होते हैं कि आज जून क्लास में नहीं आए। तभी कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं और बता रहे होते हैं कि कल जून और उसके फ्रेंड को पुलिस पकड़ के लेके गई और उन लोग की फ़ाइट शाओजिंग की वजह से हुई थी, पता नहीं क्या मैटर हुआ होगा। तभी जुया भी ये सब सुन लेती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर जून से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है उसे देखने। और फिर लोग जैसे उसके वार्ड में आते हैं तो देखते हैं कि जून से मिलने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर शाओजिंग आई होती है और वो उसे खाना खिला रही होती है। जुया तो ये देखकर अपसेट हो जाती है और फिर अंदर आकर शाओजिंग से पूछ रही होती है कि तुम भी यहाँ पर आई हो,
वो देख रही होती है कि उसने उसके लिए कितना सारा खाना लेकर आई है। फिर इतने में शाओजिंग को कॉल आ रहा होता है, तो वो कहती है कि तुम लोग अपना बातें करो, मुझे कुछ काम है। और फिर वो यहाँ से बात करते हुए चली जाती है। और फिर शाओजिंग अपने अंकल से मिलने गई होती है, जो कि उसके डैड के अच्छे फ्रेंड है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि ज़रूर कोई मैटर होगा ना, तभी तुम मुझसे मिलने आई हो, बताओ क्या हुआ है। तो फिर शाओजिंग अपने अंकल को बता रही होती है कि कैसे एक गुंडा लड़का कल उसके फ्रेंड को परेशान कर रहा था और उसने उसके फ्रेंड को बहुत कर्ज भी किया और मारा भी, तो इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती है। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर मुझ पे छोड़ दो, मैं समझ गया। तो शाओजिंग कहती है कि फिर थैंक यू अंकल, और उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर जुया के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें चलना चाहिए। तो जुया कहती है कि मुझे अभी जून से बात करनी है, तो तुम लोग जाओ। तो वो लोग चले जाते हैं और फिर ये जून से गुस्सा हो रही होती है। तो वो कहने लगता है कि अरे देखो, मेरे और शाओजिंग के बीच में कुछ नहीं है, हम लोग तो बस फ्रेंड्स हैं। तो कहती है कि मैंने कब बोली कि मुझे उस बात से प्रॉब्लम है, मैं कल तुम्हें उस गेम की वजह से डांट रही हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे और शाओजिंग के बीच में कुछ चल भी रहा होगा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो शॉक हो जाता है और फिर याद कर रहा होता है कि कैसे शाओजिंग ने उसे बताई थी कि वो उसे लाइक करती है। फिर जूनू से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी गुड बुक्स में आने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छे से बनाओगे, तो मैं मान जाऊँगी। मुझे पता चला कि तुमने शाओजिंग के लिए फ़ाइट करे हो, और मुझे पता है ये सब तुमने मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो ना, मुझे इंप्रेस करने के लिए। जूनू से एक्सप्लेन करने को करता है, पर वो नहीं सुनती और कहती है कि तुम सच में बहुत ही चाइल्डिश हो, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो जून शॉक हो जाता है कि वो ऐसे कैसे बोल कर गई। और फिर हम देखते हैं कि शाओजिंग अपने घर पे होती है और तभी उसके अंकल उसी गुंडे लड़के को पकड़ के लेकर आते हैं और उन्होंने उसे मार के सबक भी सिखाया होता है। और फिर वो यहाँ शाओजिंग से माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो भी हिम्मत करके उसे चिल्लाती है कि तुम दोबारा ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकते हो और ना किसी को कर्ज कर सकते हो। तो वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में जुन के फ्रेंड्स जब आए होते हैं, तो वो जुन को स्टडी करते हुए देखकर शॉक होते हैं। फिर इतने में जब जुया भी क्लास में आती है, तो वो अपनी सीट पे बैठती है और देखती है कि आज उसका ब्रेकफास्ट नहीं रखा है। तो वो जून से पूछने लगती है कि आज तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं लेकर आया, तो आखिर अब मैं सुबह सुबह क्या खाऊंगी। तो इस पर वो कुछ कह नहीं रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। और वो जून से कहती है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए। तो जून ये कहता है कि मैंने बस ऐसे ही नहीं लाया, अब मुझे ब्रेकफास्ट नहीं लाना। सारे क्लासमेट ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि आज तक कभी जून ने जुया से इस तरीके से बात नहीं किया। फिर जुया गुस्सा हो रही होती है और इतने में फिर टीचर आ जाते हैं और सभी को बैठने बोलते हैं। और वो बताने लगते हैं कि सभी को स्टडी की वजह से इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो इसलिए स्कूल ने डिसाइड करी है कि वो उन्हें ट्रिप पर घुमाने लेकर चलेंगे। तो सभी खुश जाते हैं। फिर लंच टाइम में जून के पास उसका फ्रेंड हान आता है और वो उसे कहने लगता है कि चल वॉशरूम में चलते हैं, और वो उसे चुपके से सिगरेट दिखा रहा होता है। तो कहता है कि चलूँगा तो, लेकिन अगर डीन ने हमें पकड़ लिया तो तू अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना कि तूने लेकर आया। तो मान जाता है कि ठीक है बॉस, सब मुझ पे छोड़ दे। फिर दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर जुया आ जाती है और वो जून से पूछती है कि अब से तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेकर आओगे, तुम्हें पता है आज जो तुमने सुबह सुबह बोले हो ना, उसमें मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। तो फिर जून कह रहता है कि अब मुझे लाने का मन नहीं है, मैं थक गया हूँ। और ये बोलकर फिर वो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट ट्रिप पे जाते हैं, तो यहाँ पे टीचर सभी को समझा रहे होते हैं कि सभी को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। फिर सभी अपना अपना इधर उधर घूम रहे होते हैं और जुया की फ्रेंड लिन यहाँ पर जुया और शाओजिंग दोनों को ही मिल्क ला के दे रही होती है। तो फिर शाओजिंग उससे पूछती है कि तुम्हारी वाली, तो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास स्नैक्स है। फिर लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जून और उसके फ्रेंड्स कहाँ पर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जून और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ गए होते हैं और तभी इन लोग को यहाँ पर एक लड़की मिल जाती है जो कि पैर में मोच आने की वजह से चल नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर जून उसकी हेल्प करता है उसे अपने बैग पर उठा के लेके जाने में, और ये देखकर जुया और शाओजिंग दोनों को ही जेलसी हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओजिंग जुया के घर पे यहाँ स्टडी के लिए आई होती है और तभी यहाँ पर जुया की मॉम दोनों के लिए फ्रूट्स ला के रखती है। तो शाओजिंग उन्हें थैंक यू आंटी बोलती है। अभी जुया की पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो वो शाओजिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा लिकर हो गया। तो कहती है कि हाँ मेरा हो गया। तो कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, तुम मुझे अपनी पेन दे दो। तो शाओजिंग कहती है कि ये मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये जून ने मुझे गिफ्ट किए। ये सुनकर जुया फिर उसे देखती रह जाती है और वो याद कर रही होती है कि उसने जब उसे जून के बारे में बताई थी कि वो उसे एम्बैरसिंग लगता है, तो उसने तुरंत ही उससे डांटी थी कि वो जून के बारे में ऐसा ना बोले। तो जुया सोच रही होती है कि क्या शाओजिंग जून को पसंद करती होगी। फिर वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम इतनी जल्दी घर जा रही हो। शाओजिंग बताती है कि हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो जुया कहती है कि आजकल तुम क्लास में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती हो। तो शाओजिंग कहती है कि जून का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसी बारे में सोच रही थी। तो ये सुनकर जुया कहती है कि क्या जून का बर्थडे इतना नज़दीक है, उसने मुझे बताया नहीं। तो फिर ये बताती है कि जून को अपना बर्थडे खुद ही याद नहीं रहता,
लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है। तो जिया कहती है कि क्या तुम्हें जून पसंद है? देखो मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है। तो शाओजिंग तुरंत ही एडमिट कर लेती है कि हाँ मुझे वो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिया कहती है कि मेरे और जून के बीच में जो 2 साल से चल रहा है उससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं? तो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और वो फिर यहाँ से जाते हुए यही सोच रही होती है कि उनके पास्ट के टाइम पे वो नहीं थी उसके साथ, और अगर वो किसी और को पसंद करता था तो उसमें उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसे रोक भी नहीं सकती है। ऐसे सोचते हुए वो चली जाती है। फिर ज़ुया सोच रही होती है कि शाओजिंग का क्या मतलब था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचती है कि ज़रूर उसके कहने का ये मतलब होगा कि चाहे जो भी हो हम लोग तो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, बिल्कुल क्लोज सिस्टर की तरह। दूसरी तरफ हम शाओजिंग को देखते हैं जो कि जुन के लिए गिफ्ट पसंद करने गई होती है, और वो स्टाफ से कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है। स्टाफ पूछती है कि किसी लड़की या लड़का? तो शाओ यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि लड़का। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर जून और उसके फ्रेंड हान को जो कि इंटरनेट कैफ़े में गेम खेल रहे होते हैं। तभी इतने में उन लोग को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो लोग देखते हैं कि लिन की मॉम उसे चिल्लाते हुए यहाँ से लेके जा रही होती है कि वो यहाँ पर ये सब इंजॉय वगैरह नहीं कर सकती, वो घर चल के काम करे। फिर हम देखते हैं कि जिया को टीचर ऑफिस में बुलाकर इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है लिन वो कुछ दिनों से क्लास नहीं अटेंड कर रही है, तो वो क्या इस बारे में पता लगा सकती है कि क्या उसकी फैमिली में कोई मैटर चल रहा है? तो कहती है कि ठीक है टीचर मैं पता करती हूँ। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि जुया और शाओजिंग दोनों साथ में स्कूल से निकल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जुया की मॉम उसे कार से पिक करने आई होती है। तो जिया फिर शाओजिंग को बाय कर देती है और अपना कार में बैठकर चली जाती है। और फिर यहाँ पर शाओजिंग को भी लेने के लिए उसके ड्राइवर अंकल कार से आए होते हैं। वो कार में बैठने ही वाली होती है पर तभी इतने में वो देख लेती है कि जून अपने फ्रेंड के साथ साइकिल से जा रहा है। तो वो ड्राइवर अंकल से कहती है कि आप जाओ मैं अपना घर चली जाऊँगी, मुझे भी कुछ काम है। तो फिर अंकल चले जाते हैं और यहाँ पर शाओजिंग जून के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मॉल तक एक राइड दे दोगे? मेरा गिफ्ट रेडी हो गया है तो मुझे बस पिक करने जाना है। तो ये और उसका फ्रेंड हान दोनों कहने लगते हैं कि आखिर तुम किसके लिए गिफ्ट ले रही हो, कौन वो स्पेशल पर्सन है? तो शाओजिंग कहती है कि तुम लोग नॉनसेंस बातें मत करो, और वो जल्दी से साइकिल पे बैठ जाती है। तो जून कह रहा होता है कि तुम अपनी इतनी लग्जरी कार छोड़कर मेरी साइकिल पे क्यों जाना चाहती हो? तो वो तो उसे टाइटली पकड़ लेती है और कहती है कि अब चलाओ भी। तो फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हान ये सब देखते हुए सोच रहा होता है कि शाओजिंग लगता है जिन को पसंद करने लगी है। फिर वो भी साइकिल से पीछे जाता है और यहाँ पर शाओजिंग तो जिन के साथ साइकिल राइड एंजॉय कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे पूरी क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर ग्राउंड का चक्कर लगाने गए होते हैं और हान यहाँ पर जून से बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि शाओजिंग तुझे पसंद करती है। तो ये कहता है कि बकवास मत कर, शाओजिंग और मैं तो बस नॉर्मल फ्रेंड है, उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है ना, तो इसलिए अभी उसे पता नहीं है कि नॉर्मल फ्रेंड और क्रश के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो हान कहता है कि क्या तुझे बहुत पता है कि किसी को लाइक करना कैसा होता है? तो जून आगे जुया को देखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। फिर सभी अपना अपना कुछ ना कुछ गेम खेल रहे होते हैं और शाओजिंग और जून दोनों साथ में बॉल खेल रहे होते हैं। तो ये देखकर जुया के पास एक क्लासमेट आता है और कहने लगता है कि तुम जून के साथ नहीं घूम रही हो? तो कहती है कि तुम्हें उसे क्या? तो फिर वो क्लासमेट कहने लगता है कि जून आजकल इस शाओजिंग के आसपास ही घूमता नजर आता है। तो जुया कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना चली जाती है। तब यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी इस बारे में बात करने लगती है कि शाओजिंग अब इतनी भी कोल्ड नहीं लगती है। तो हान कह रहा होता है कि लेकिन ये हमेशा इतना सीरियस क्यों रहती है? और फिर वो यहाँ बॉल उठाकर जून को पकड़ाता है और जून उसे कहने लगता है कि शाओजिंग के बारे में ऐसा मत बोलो, वो ऐसी तो नहीं है, स्माइल करती है वो। फिर यहाँ पर शाओजिंग को स्माइल करवाने के लिए जून उसे कोई ऐसा वर्ड बोलने बोल रहा होता है जिससे बोलते वक्त स्माइल आती है फेस पे, पर शाओजिंग तो उस वर्ड को फिर भी सीरियस मोड में बोल रही होती है। तो वो हार मान जाता है और फिर कहता है कि क्यों ना तुम जून का नाम लो। तो फिर वो जून का नाम लेते हुए स्माइल कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुम अच्छी लग रही हो। और यहाँ पर जून भी शौक हो जाता है कि शाओजिंग उसका नाम लेते हुए कैसे स्माइल करती है, और फिर उसे पास्ट की मेमोरी कुछ याद आने लगती है जिसमें उसे शाओजिंग ही दिखाई दे रही होती है जिसमें वो उसका नाम ले रही होती है। फिर उसे चक्कर आ रहा होता है तो वो कहता है कि मैं अब क्लासरूम में जा रहा हूँ, और यहाँ से भागते हुए वो चला जाता है। तो शाओजिंग उसकी फिक्र करते हुए यहाँ क्लास में आ जाती है और फिर उससे वो पूछने लगती है कि तुम ये कौन सी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा सर दुख रहा है ना इसलिए। तो कहती है कि क्या ज़्यादा दुख रहा है? तो फिर तुम्हें नर्स ऑफिस चलना है? तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और फिर वो शाओजिंग को बता रहा होता है कि जिया आजकल स्कूल नहीं आ रही है, तो मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी, तो कभी हमारे पास फ्री टाइम होगा तो हम लोग उसके घर पे चलेंगे, तो तुम चलोगी? तो शाओजिंग कहती है कि हाँ मैं भी चलूँगी। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जून अपने घर पे होता है अपने फ्रेंड के साथ, और यहाँ पर
अभी उसे अपनी मॉम से पता लगता है कि आज उसका बर्थडे और उसे तो याद ही नहीं था। फिर अचानक से उसे जुयाओ की कॉल आती है और वो उसे बाहर मिलने बुलाती है। तो फिर वो हान को बताता है कि शायद जुयाओ को कुछ ज़रूरी काम होगा और वो उसे मिलने चला जाता है। तभी हम जुन की मॉम को देखते हैं, जो कि जब कपड़े फैलाने गई होती है तो वो शाओजिन को बाहर देख लेती है और सोचती है कि ये कौन लड़की होगी जो कि काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि ये तो शाओजिंग होती है, जो कि जून के लिए बर्थडे गिफ्ट वगैरह लेकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। दूसरी तरफ जून यहाँ जुयाओ से मिलने पहुँचता है तो वो उसे बर्थडे गिफ्ट दे रही होती है। तो वो शॉक हो जाता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। वो रोने ही लग जाता है और कहता है कि हम लड़कों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये सब बर्थडे वगैरह कुछ याद नहीं रहता है। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरी मॉम के बाद तुमने मेरे बर्थडे को इतना इंपॉर्टेंट समझी। वो उसका बर्थडे गिफ्ट देकर खुश होता है और उसे थैंक यू बोल रहा होता है। फिर वो पूछती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम लोग और घूमने चले। तो वो तो खुशी खुशी मान जाता है। दोनों फिर एक फ़ोटो स्टूडियो में आए होते हैं और यहाँ पर फिर वो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अचानक से तुमने मुझे ब्रेकफास्ट देना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? तो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं यही सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम इतना अनॉयड हो जाती हो तो मैं तुम्हें इतना परेशान ना करूँ। और तुमने वैसे सही भी बोली थी कि हमारे स्टडी का इतना इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा है तो मुझे भी अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो वो पूछती है कि फिर तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो कि नहीं? तो कहता है कि फिर तो करता हूँ। तो जुया पूछ रही होती है कि फिर क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? तो वो सोचने पड़ जाता है कि वो क्या जवाब दे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान का फ्रेंड जुन को कॉल लगा रहा होता है। तो जुन का कॉल जुया उठाती है और कहती है कि जुन मेरे साथ है तो तुम अभी उसे डिस्टर्ब मत करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ जीना बीबी जुन के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है और अब सुबह से रात हो जाती है। तभी यहाँ पर हम जुयाओ को देखते हैं, जो कि जुन के साथ जब घूम रही होती है तो वो उसे अपनी साइकिल पे बैठने बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा। तो कहती है कि मैं तुम्हारी ये बेकार सी साइकिल पे थोड़ी ना बैठूंगी। और फिर वो उसे बाय करके अपनी मॉम के साथ कार से चली जाती है। फिर जून जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वो शाओजिंग को देखकर शॉक होता है। तभी वो तो उसे देखकर खुश हो जाती है और जून उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर यहाँ पर है? तो फिर वो तो तुरंत ही उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाई हूँ। पहली बार में तो मुझसे ख़राब हो गया था, लेकिन फिर दूसरी ट्राई में बहुत अच्छा बन गया। वो बताती है कि वो उसे गिफ्ट भी देने के लिए लेकर आई है, जो कि उसका फेवरेट गेम है। फिर वो उसे फ्लावर्स के बारे में भी बताने ही जा रही होती है कि वो भी उसने स्पेशली उसके लिए ऑर्डर करी थी। पर तभी इतने में वो कहता है कि तुम्हें भी मेरा बर्थडे याद है? ओह मैं समझ गया, ज़रूर तुम्हें जुयाओ ने बताई होगी ना। तो ये सुनकर ही शॉक हो जाती है, क्योंकि इससे पता लगता है कि जुयाओ ने इसके साथ ऑलरेडी इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी है। फिर वो उस फ्लावर्स के बारे में कुछ पूछने लगता है तो जल्दी से वो सेंटेंस चेंज करते हुए कहती है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट करा है। तो खुश होता है कि अरे वाह, तुम्हें भी कोई पसंद करने वाला मिल गया, ये तो कितनी अच्छी बात है। पहले तुमसे सब कोई डरते थे, लेकिन देखो अब तुम भी सबको पसंद आने लगी हो। तो बताओ ये फ्लावर्स तुम्हें किसने दिया है? तभी शाओजिंग तो उसे यही पूछ रही होती है कि क्या तुम और जुयाओ अपडेट कर रहे हो? तो कहता है कि ऐसा तो नहीं है। तो ये पूछती है कि आखिर क्या हुआ? तो जिन बताता है कि जब उसने मुझे डेट के लिए पूछी तो मैं स्टक हो गया और मेरे पास इसका जवाब ही नहीं था। पहले अगर शायद वो मुझे कभी पूछती तो मैं इसे तुरंत ही हाँ बोलता। शाओजिंग पूछती है कि फिर क्या हुआ? तो ये कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया कि हम लोग हाई स्कूल के बाद इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे ऊपर स्टडी का इतना प्रेशर है। फिर शाओजिंग उसे ये केक और गिफ्ट और फ्लावर तीनों ही उसे दे रही होती है। तो कहता है कि ये सब मेरे लिए। शाओजिंग कहती है कि ऑफकोर्स ये सब तुम्हारा है। और फिर वो उसे एक सिगरेट का पैकेट भी गिफ्ट में दे रही होती है। तो वो तो और खुश हो जाता है। शाओजिंग कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें ये पसंद आएगा कि नहीं, बस मैंने तुम्हारे लिए ले ली। फिर रात में शाओजिंग अपनी मेडिसिन ले रही होती है और तभी उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और उसके मुंह से फिर खून आ रहा होता है। तो वो बस यही सोच रही होती है कि पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में भी उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो रही है। तो वो सोचती है कि क्या मैं फिर से पिछली लाइफ की तरह मर जाऊंगी? फिर तो जून कितना ज़्यादा सैड हो जाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं उससे दूर हो जाऊं। फिर नेक्स्ट डे शाओजिंग जून और हान के साथ मिलकर जुयाओ के घर पे गई होती है और तभी इन लोगों को सुनने मिलता है कि शाओजिंग के मॉम डैड का झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि शाओजिंग के डैड की कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो लोग बैंकक्रप्ट होने पर आ गए। फिर जुया कहती है कि अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो हम लोग कभी और बात करते हैं। फिर वो उन लोग को लिन के बारे में बता देती है कि लिन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रही है। तो तुम लोग जाकर क्या उसको देख लोगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं उसे देखने नहीं जा पाऊंगी। तो ये लोग मान जाते हैं कि ठीक है। फिर शाओजिंग यहाँ से जाने से पहले को आइडिया देती है कि वो अपने डैड से कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में उन्हें आइडिया दे, जो कि आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो कहती है कि ठीक है, मैं अपने डैड को बताऊंगी।
फिर ये सभी साथ में मिलकर लिन के घर पे आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि लिन की मॉम उसे स्कूल से निकलवाना चाह रही होती है। तो ये सभी मिलकर लिन की मॉम को मनाने लग जाते हैं कि लिन इतना मेहनत तो कर रही है, तो आखिर वो उसे स्कूल से क्यों निकलवाना चाहती है, वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी है। तो फिर लिन की मॉम यही कह रही होती है कि उन्हें घर पे इनकी ज़रूरत है, क्योंकि फिर फार्म का काम कौन करेगा। तो शाओजिन तुरंत ही कहती है कि आंटी ये काम आप मुझ पे छोड़ दो, मैं लिन की हेल्प करूँगी। तो जून और हान दोनों भी मिलकर कहने लगते हैं कि हाँ हम भी इसमें हेल्प करेंगे। तो शाओजिन कहती है कि नहीं, ये काम मैं ही करूँगी। उनसे कहने लगती है कि आंटी आप हम लड़कियों को कम समझती है ना, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। और फिर शाओजिन लिन के साथ मिलकर फार्म में उसकी हेल्प करने जाती है और उसे प्लांट्स वगैरह उगाने में हेल्प करती है। तो शाओजिन की वजह से लिन का काम काफ़ी आसान हो जाता है और हान और जुन दोनों दूर से उन लोग को देख रहे होते हैं और वो लोग भी शाओजिन से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि उसने कितनी इजीली सारा चीज़ संभाल ली। तभी यहाँ पर शाओजिन जुन को अपने डैड से कोई चीज़ ला कर दे रही होती है कि ये उसके लिए गिफ्ट है, और तभी इतने में वो बेहोश होने लगती है। तो जल्दी से जुन उसे गिरने से बचाता है। फिर ये लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और यहाँ पर जुयाओ भी आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, शाओजिन की ऐसी हालत कैसे हो गई। तो हान बताता है कि पता नहीं अचानक से ये कैसे बेहोश हो गई थी और फिर हम इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। इतने में डॉक्टर यहाँ शाओजिन की रिपोर्ट लेकर आई होती है और वो सभी से कहने लगती है कि तुम लोग शाओजिन के क्लासमेट हो। फिर वो उसकी कंडीशन के बारे में इन लोग को बताने जा रही होती है। तो शाओजिन जल्दी से डॉक्टर को रोक लेती है और इन लोग को झूठ बताती है कि उसे बस खून की कमी हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई और कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर वो देखती है कि कैसे उसके डैड भी यहाँ उसकी फिक्र करते हुए भागते हुए आते हैं और फिर वो डॉक्टर के साथ जाते हैं बिल वगैरह भरने के लिए। फिर शाओजिन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है तो उसके डैड को फिर यहाँ ज़रूरी काम से कॉल आता है और वो तुरंत ही फिर जा रहे होते हैं। तो वो पूछती है कि डैड क्या आप मेरे साथ डिनर नहीं करेंगे। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि कंपनी में कुछ ज़रूरी काम है तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम अभी अपना रेस्ट करो। तो शाओजिन कहने लगती है कि डैड आप झूठ कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप मेरे पीठ पीछे मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और जाओ रेस्ट करो, नहीं तो फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर वो कहती है कि डैड फिर आप कब रेस्ट करेंगे। तो उसके डैड फिर अपने आप को रोक नहीं पाते और तुरंत ही रोने लग जाते हैं। तो शाओजिन जाकर उन्हें हक करती है। तो उसके डैड उसे यही कह रहे होते हैं कि वो उसे खोना नहीं चाहते और वो इतनी कोशिश कर रहे हैं उसकी बीमारी ठीक करवाने के लिए, पर फिर भी वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तभी फिर घर पे शाओजिन के डैड के वही फ्रेंड आए होते हैं और वो इन दोनों को रोते हुए देखकर कहते हैं कि लगता है मैं थोड़ा गलत टाइम पर आ गया। वो फिर यहाँ शाओजिन के डैड को कंसोल करने लगते हैं कि उन्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। दोनों अपना काम से निकल रहे होते हैं और शाओजिन के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम कल मेरे साथ लंच करना चाहोगी। तो वो तो खुशी खुशी मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिन जब स्कूल में आती है तो यहाँ उसके क्लास में आती सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है कि वो कितनी ज़्यादा गरीब है और वो तो फार्म में काम करती है। तो ये सुनकर जुया को अच्छा नहीं लगता और वो लोग को चिल्लाती है कि लिन उसकी अच्छी फ्रेंड है और वो लोग उसके बारे में इस तरीके की चीज़ें नहीं बोल सकते। फिर वो लिन से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी इतने दिन की जो छुट्टी हो गई है उसकी स्टडी जल्दी से कंप्लीट करो। तो फिर वो तो रोने लग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जुन को, जो कि अपना कैफ़े में काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ शाओजिन अपने डैड और उनके सभी फ्रेंड्स के साथ लंच पे गई होती है और वो लोग वहाँ पर काम वगैरह की बातें कर रहे होते हैं और शाओजिन बस बैठ के बोर हो रही होती है। तभी उसे यहाँ पर एक सिगरेट का पैकेट दिख जाता है जो कि वो चुपके से उठा लेती है और फिर शाओजिन के डैड उसे कह देते हैं कि अंकल उसे घर छोड़ देंगे, अभी वो घर जाके रेस्ट करे। तो फिर वो जाने के लिए निकलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुन यहाँ जब कैफ़े में काम कर रहा होता है तभी शाओजिन उसके कैफ़े में उससे मिलने पहुंच जाती है और इसे जब वो सिगरेट का पैकेट दिखाने लगती है तो वो कहता है कि छुपाओ इसे, बॉस देख लेंगे। तो मैं गया। फिर वो कहता है कि चलो हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं और शाओजिन उसे बताती है कि उसने कैसे अपने डैड की बिजनेस डिनर की पार्टी के बीच में इसे चुरा के लेकर आई है। तो कहता है कि सच में रिच लड़कियाँ भी क्या ऐसे करती हैं। वो खुशी होकर उसे थैंक्स करता है और कहता है कि तुम मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड हो। तो ये सुनकर वो अपसेट होती है कि बस फ्रेंड। वो इस बारे में फिर याद करने लगती है कि वो तो बीमार है और उसे खुद मेडिसिन लेना पड़ता है। फिर वो उसकी फ्रेंड बन के भी खुश होती है और पूछती है कि क्या आजकल तुम बस कैफ़े में ही काम करने में बिजी रहते हो। वो पूछती है कि वैसे तुम पैसे क्यों कमाना चाहते हो, देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो कहता है कि नहीं, मुझे खुद के कमा के चाहिए और वैसे अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे पैसे कमा कर फिर ट्रैवल के लिए जाना चाहता हूँ। तो पूछती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहोगे। तो फिर वो कह रहा होता है कि एक जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बहुत सारी माउंटेन वाली जगह भी जाना चाहूँगा। वो उससे पूछने लगता है कि सोचो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा और बहुत टाइम होगा तो तुम कहाँ पर घूमने जाना चाहोगी। तो शाओजिन उसे कहती है कि जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ पे। तो ये सुनकर वो शौक होता है और फिर बातें घुमाने लगता है कि मुझे सिगरेट स्मोक करना है तो मैं साइड में आ जाता हूँ। तो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है कि नहीं अभी तो तुम बीमार हो ना। फिर इतने में यहाँ पर
जून की मैनेजर आ जाती है उसे बुलाने के लिए कि कैफ़े में गेस्ट आए हुए हैं। तो वो कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो शाओजिंग उससे फिर जल्दी में पूछने लगती है कि क्या तुम जुयाओ को डेट करने वाले हो। तो वो कहता है कि अचानक से तुम मुझे ये क्यों पूछ रही हो, मैंने बताया था ना कि मैंने सोच लिया हूँ कि हमारी जब सीनियर हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा, अभी मुझे बस स्टडी करना है। तो कहती है कि मैं बस तुम्हारी फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। तो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे और जुया को सेटअप करना चाहती हो। देखा, मुझे पता था कि तुम बस मुझसे मजाक कर रही थी जब तुमने मुझे बोली थी कि तुम मुझे लाइक करती हो। पक्का तुम्हें जुया ने भेजी थी ना मेरा टेस्ट लेने के लिए, मैंने तो ये पहले ही गेस कर लिया था। तो फिर वो कहती है कि सच में फिर तो तुमने पता लगा लिए। तो फिर ठीक है, मैं अब तुमसे सच कह देती हूँ कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, ज़रा सी भी नहीं। तो जून ये सुनकर अपसेट होता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो तुरंत ही अपना काम के लिए चले जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब जून यहाँ पर जुयो के साथ एक्स्ट्रा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है और तभी जुया उसके पेपर चेक करके उसमें काफ़ी गलतियाँ निकाल रही होती है। तो फिर उसकी बातों से वो परेशान हो जाता है और स्टडी सेशन बीच में ही जोड़ के यहाँ से भाग जाता है। और फिर अब लास्ट एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे होते हैं तो वो स्टडी भी कर रहा होता है और अपना कैफ़े के काम में भी लगा होता है। और फिर वो तो स्कूल को भी स्किप कर करके बार बार अपना कैफ़े में काम करने चला जाता है। तो टीचर फिर उसके मॉम से कंप्लेन करते हैं कि आखिर जून को हो क्या गया है, वो स्टडी में ध्यान नहीं लगा रहा है। जून की मॉम भी फिर उसे डांटती है कि उसे हो क्या गया है। तो वो कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो पैसे कमाने के पीछे इतना क्यों लगा हुआ है। शाओजिंग भी ये चीज़ नोटिस कर रही होती है कि जून आजकल काफ़ी परेशान दिखता है। तो वो उसके घर के बाहर उससे मिलने जाती है। जब जून यहाँ पहुँचता है तो वो शाओजिंग से ज़्यादा बात नहीं करता और उसे कह देता है कि वो दोबारा यहाँ उससे मिलने ना आए। और वो उसे काम के बीच में कॉल भी करने से मना करता है कि उसकी मैनेजर फिर उसे डांटती है और ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। शाओजिंग फिर अपसेट हो जाती है और फिर जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो मेड आंटी उसे बताने लगती है कि कुछ देर से लाइट कटी हुई है। तो फिर वो जल्दी से जाकर फ्रिज में उस केक को निकालती है जो कि जून ने उसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि सभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जुया बाकी क्लासमेट के साथ होती है और वो लोग यहाँ पर जून की बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शाओजिंग भी अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में होती है और वो जून को अभी भी याद करते हुए उसके लिए हमेशा लेटर लिखा करती है उसकी हाल खबर लेने के लिए, जो कि उसे कभी रिप्लाई उसका मिलता ही नहीं है। वो सोचती है कि वो लेटर उस तक पहुंच भी रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो फिर भी उसके लिए लिखेगी। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर के साथ काम कर रहा होता है, इतनी मेहनत कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं। उसके मॉम डैड भी उसके लिए परेशान होते हैं कि वो आखिर इतनी मेहनत से काम क्यों कर रहा है, उसे अभी स्टडी करनी चाहिए। तो भी वो उन्हें कॉल पर ये कह रहा होता है कि उसे अभी काम करना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जून से मिलने के लिए यहाँ पर उसका फ्रेंड हान आया होता है और उसे वो रोक रहा होता है कि वो यहाँ पर क्यों काम कर रहा है। जून उसे मना करता है कि वो उसे परेशान ना करे, तो भी उसका फ्रेंड नहीं मान रहा होता है और ऐसे फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और फिर जून उसे कहता है कि देखो अब तुम जाओ, मुझे यहाँ पर काम करना है। तभी फिर जून इस बारे में सोच रहा होता है कि उसे जैसे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कल किसी की डेथ एनिवर्सरी है जिसके बारे में वो भूल रहा है। दूसरी तरफ हम शाओजिंग को देखते हैं जो कि यहाँ हॉस्पिटल में होती है और असल में पिछली लाइफ में यही वो टाइम था जब वो मर गई थी। इस वजह से जून को पिछली लाइफ की चीज़ें याद आ रही होती है पर पूरी तरीके से नहीं। तभी इतने में जून को यहाँ कॉल आती है अपने फ्रेंड की और वो उसे बताता है कि शाओजिंग को कुछ हो गया है। तो फिर ये सारे क्लासमेट मिलकर शाओजिंग से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं पर वो तभी यहाँ बेड पर होती नहीं है और नर्स बताती है कि वो अभी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हान कहने लगता है कि वो आखिर हम सभी से क्यों छुप रही है। तो जुया कहती है कि मैं समझ गई, वो हम सभी से नहीं बल्कि जून से छुप रही है। तो जून तो तुरंत ही फिर शाओजिंग को ढूंढने जाता है। तभी वो यहाँ बीच पे आई होती है। तो जून यहाँ पहुँच कर मेरी आंटी से कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, आप जाओ। तो शाओजिंग को जैसे ही पता लगता है कि जून यहाँ पर है तो वो उसे गुस्सा करने लग जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करो, मुझे तुम्हें नहीं देखना है, मैं तुमसे हेट करती हूँ। ये सब चीज़ें वो उसे सुनाकर चाह रही होती है कि वो गुस्सा होकर चला जाए पर फिर भी जून नहीं जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने सभी को अपने बीमारी के बारे में बता दी, बस मुझे ही नहीं, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं सैड हूँ। तो कहती है कि तुम्हें अपने आप को ज़्यादा महान समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ पर जून उसे रोकने के लिए गलती से उसके निकनेम से उसे बुला लेता है। तो वो उसे कहती है कि तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। वो उसे बताती है कि तुम्हें याद है तुम मुझे यही निकनेम से बुलाते थे। जून ये चीज़ शौक होता है कि ये तुम्हारा निकनेम है। तो फिर शाओजिंग कहती है कि क्या तुम्हें अब सब याद आ गया, पर जून को भी कुछ भी याद नहीं आया होता है। तो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। फिर दोनों साथ बैठते बात करने के लिए और शाओजिंग जून से ये बता रही होती है कि तुम्हें वैसे मेरी बात पर यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है कि हम लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं और हम इस लाइफ में रीबॉर्न हुए। पर जून को फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल नॉवेल की कहानी की तरह बात कर रही हो। तो शाओजिंग इसका प्रूफ देने के लिए
उसे उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है जो कि उसे पास्ट लाइफ से पता है। तो अपनी पसंद की चीज़ें उसके मुंह से सुनकर वो काफ़ी शॉक होता है और कहता है कि सच में तुम्हें कैसे पता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर वो यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलता है और फिर से उसे थोड़ी बहुत मेमोरी आ रही होती है, तो वो समझ नहीं पाता कि उसे हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे फिर जुन अपना फिर से काम में इतना ज़्यादा लगा होता है। तभी यहाँ पर शाओजिंग के साथ जुया और हान आए होते हैं और शाओजिंग यहाँ पर जुन की ऐसी हालत देखकर उसे रोकने पहुँच जाती है कि अब तुम्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी बात मानो और रेस्ट करो। और वो रो रही होती है तो वो उसकी बात मान जाता है और फिर अपने फ्रेंड के साथ घर पे आके गेम खेल रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे एक रीबर्थ वाली नॉवेल के बारे में बता रहा होता है जिसकी स्टोरी बिल्कुल उसे ऐसी लग रही होती है कि शाओजिंग भी उसे रीबर्थ के बारे में बता रही थी। तो फिर वो उस नॉवेल को लेकर पढ़ने लगता है और फिर शाओजिंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि वो बस उसे गुड बाय के लिए बुलाई है क्योंकि अब वो अब्रॉड में अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा रही है। तो जून पूछ रहा होता है कि अभी तुम्हारी कंडीशन कैसी है और तुम्हारे पास कितना टाइम है। तो फिर वो बता रही होती है कि शायद सिर्फ 1 साल या उससे भी कम। वो जून से फिर रोते हुए कहने लग जाती है कि लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। तभी यहाँ पर जून को अचानक से शाओजिंग और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और फिर फाइनली उसे अच्छे से सब याद आ ही जाता है। तो फिर वो शाओजिंग को लेकर रोने लगता है और उसे बताता है कि उसे सब याद आ गया है। तो फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हुए रोने लग जाते हैं और इसके बाद जब जून घर आता है तो वो शाओजिंग की बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी उस मेडिसिन रिसर्च को कंटिन्यू करता है जो कि वो पिछली लाइफ में भी कर रहा था। और क्योंकि अब इस लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए तो जून इस बार सक्सेसफुल हो जाता है और शाओजिंग की बीमारी की मेडिसिन बनाने में कामयाब होता है। उसके पूरे टीम मेंबर्स यहाँ खुश हो जाते हैं और फिर वो शाओजिंग को गुड न्यूज़ देने आता है कि अब वो सेफ हो चुकी है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद शाओजिंग ठीक हो गई होती है, पर अचानक से जून बेहोश हो जाता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले आती है और यहाँ पर फिर डॉक्टर इन लोग को बताती है कि वो खून की कमी की वजह से बेहोश हुआ था। तो फिर वो उसके ऊपर हंस रहा होता है कि देखो मुझे तो असली में खून की कमी हुई और तुम तो नाटक कर रही थी। फिर दोनों साथ बहुत खुश होते हैं और साथ में अपना वीडियो बना रहे होते हैं और जून उसे याद दिला रहा होता है कि पिछली लाइफ में जब वो दोनों स्टार्स देख रहे थे तो उसने विश मांगी थी ना कि वो उसे कभी ना भूले, इसलिए दूसरी लाइफ में वो उसे भूल नहीं पाया और वो उसे याद आई गई। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।